सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों की सच्चाई को परखने के लिए अगर कोई सबसे बेहतरीन विकल्प है तो वह है ऑडिट डिपार्टमेंट। और उत्तराखंड में ऑडिट डिपार्टमेंट में 12.5 साल के अवधि में 16 अधिकारियों के निदेशक के पद पर 16 अधिकारियों के बाद अब 17वें अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। इससे सहज ही समझा जा सकता है कि विभाग की कार्यप्रणाली और कार्य पर इसका क्या फर्क पड़ रहा होगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर विभागी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 19 जून को उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 जिलों के डीएम समेत 31 आईएएस, 1 आईएफएस और 24 पीसीएस अधिकारियों के जो तबादले किए, उन तबादला आदेशों में मेरी नज़र पहली नज़र जो मेरी टिकी वो पड़ी निदेशक ऑडिट के पद पर। निदेशक ऑडिट के पद पर बी षणमुगम आईएएस अधिकारी की तैनाती हुई थी 14 मई 2025 को, और 19 जून को उनको निदेशक के पद से हटाते हुए उनके स्थान पर दिलीप जावलकर को 17वें अधिकारी के रूप में दिलीप जावलकर की तैनाती कर दी गई। बस मैंने और कितने अधिकारियों की कहाँ तबादला हुआ उस पर मेरा ध्यान हट गया, मेरी नज़र यहीं पर ठहर सी गई। क्यों ठहरी? क्योंकि ताजुब कर गया कि इस निदेशक की कुर्सी पर कोई अधिकारी टिकता ही नहीं है। राज्य गठन के बाद जब 18 दिसंबर 2012 में ये निदेशालय की स्थापना हुई, तब से लगातार निदेशक के पद पर जो भी अधिकारी आए, जो जैसे ही जरा सा कोई कार्य प्रणाली को समझे और कार्य को समझ के उसको कार्य रूप देना की कोशिश करे तो उसको हटा दिया जाता है। और इसी बात को मैं आगे इस पूरे मामले में इसका क्या फर्क पड़ रहा है, इस ढंग से निदेशक के पद पर लगातार ये अधिकारियों के हटाए जाने से, उस पर बात करने से पहले मैं एक शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि किन राज्य गठन ये विभाग के ऑडिट विभाग की स्थापना के बाद किन किन अधिकारियों की कैसे तैनाती रही। निदेशक के पद पर सबसे पहले तैनाती रही सारे आईएएस अधिकारियों की रहे तैनात, एक अधिकारी को छोड़कर बाकी सभी आईएएस हैं। पहले अधिकारी रहे श्रीमती सौजन्या 18 दिसंबर 2012 से 1 दिसंबर 2013 तक। फिर दिलीप जावलकर 2 दिसंबर 2013 से 9 फरवरी 2014 तक, और श्रीमती आस्था लूथरा जो कि पहले इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज की रही, जो 10 फरवरी 2014 से 6 फरवरी 2015 तक रही। फिर श्रीधर बाबू अदांकी 7 फरवरी 2015 से 17 अप्रैल 2016 तक। विनय शंकर पांडे 18 अप्रैल 2016 से 31 मई 2017 तक। श्रीधर बाबू अदांकी 1 जुलाई 2017 से 5 सितंबर 2017 तक, और अमित नेगी 6 सितंबर 2017 से 15 अप्रैल 2018 तक। सचिन बंसल 16 अप्रैल 2018 से 6 फरवरी 2019 तक। अमित नेगी 21 फरवरी 2019 से 18 मार्च 2019 तक। सचिन बंसल 19 मार्च 2019 से 28 जून 2019 तक। एस.ए. मुरुगेसन 29 जून 2019 से 5 अगस्त 2020 तक। डॉक्टर इकबाल अहमद 6 अगस्त 2020 से 9 मई 2021 तक। डॉक्टर वी षणमुगम 19 मई 2021 से 17 अगस्त 2021 तक। डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे
18 अगस्त 2021 से 2 जुलाई 2024 तक, विनोद कुमार सुमन 3 जुलाई 2024 से 13 मई 2025 तक, और डॉक्टर वी षणमुगम 14 मई 2025 से 19 जून को उनका ट्रांसफ़र हो गया और अब 17वें अधिकारी के रूप में दिलीप जावलकर तैनाती मिली है। इसका सीधे क्या इफेक्ट पड़ा है और क्या इसमें ना, इन अधिकारियों में एक गौर करने वाली बात है, जैसे अमित नेगी 2 बार रहे निदेशक, दूसरे कार्यकाल में उनका रहा 21 फरवरी 2019 से 18 मार्च 2019 तक, मात्र 25 दिन के लिए। तो इस ढंग से किसी का 1 माह के लिए रहे, कोई अधिकारी 1 माह के लिए, कभी 1.5 माह के लिए, इस ढंग का भी रहा है कार्यकाल। तो गौर करने वाली बात यह है कि सबसे अधिक निदेशक के पद पर सबसे अधिक कार्यकाल रहा डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे का, और उनके टाइम में विभाग के बहुत सारे जो काम हुए और एक ढर्रे पर आया विभाग, और जो कार्मिकों के बहुत लंबे समय से जो पदोन्नतियाँ रुकी पड़ी थी उनका भी निस्तारण हुआ, सारे पदोन्नतियाँ भी हुई और बहुत सारे काम हुए। और अदरवाइज ये स्थिति थी कि जैसे कोई अधिकारी विभाग के कार्य और कार्यप्रणाली को समझता तो उसको हटा दिया जाता है, रहा है। तो ये गौर करने वाली बात। इसके इफेक्ट पर मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे पहला इफेक्ट तो ये पड़ा कि ऑडिट प्लान मेन होता है, ऑडिट मैनुअल के हिसाब से विभाग का जो मेन कार्य है कि वो एक प्लान बनाना, जो पूरे राज्य में जितने विभागों का ऑडिट करना है उसके लिए प्लान सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें विभाग का दायित्व है सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक निगमों, सरकारी कंपनियों, प्रतिष्ठानों, सांविधिक प्राधिकरणों, पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिका, स्थानीय निकाय और सरकारी समितियों के ऑडिट का दायित्व इस विभाग के पास है। और जो इतना बड़ा कार्य क्षेत्र का है ऑडिट के लिए, तो ऐसे में सबसे, और स्ट्रेंथ को देखते हुए सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो होता है कि ऑडिट प्लान, पूरे कैलेंडर वर्ष में कितना हमारा टारगेट रखा जाए और उसके अगेंस्ट क्या हमारा अचीवमेंट होगा, इसको लेकर एक प्लान करना। हाई रिस्क की जो संस्थाएं हैं उनको टॉप प्रायोरिटी देना, फिर मीडियम और लो, इस ढंग से फिर ऑडिट प्लान के क्राइटेरिया ये हैं कि जहाँ पर हाई रिस्क होता है उसको प्रायोरिटी दी जाए, फिर मीडियम रिस्क जहाँ पर है वो, फिर लो रिस्क को ऑडिट किया जाए। अब यहाँ पर इस समय क्या हो गया है कि ऑडिट कोई 1 महीने के लिए ऑडिट के पद पर, निदेशक के पद पर जैसे कोई बैठ रहा है तो 1 महीने बाद तो उसका ट्रांसफर हो जा रहा है। क्या विभाग को समझेगा, क्या कार्य को समझेगा, क्या कार्यप्रणाली को समझेगा, क्या प्लान के लिए क्या चिंतन करेगा, फील्ड को देखेगा, कितनी संस्था, तो ये सब हवा ही रहा है, बहुत स्थिति खराब है। दूसरी स्थिति ये रही है, इसका इफेक्ट जो है कि ऑडिट एक्ट 2012 के अनुसार ऑडिट तो हो रहा है, लेकिन ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण के लिए जो ऑडिट एक्ट में जो व्यवस्था दी गई है वो कार्य नहीं हो पा रहा है। जैसे ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण के लिए 3 स्तर पर समितियों का गठन है। एक तो विभागीय स्तर पर उसके समिति का अध्यक्ष विभागाध्यक्ष होगा, और दूसरा जो है प्रशासनिक विभाग के स्तर पर उसका विभागाध्यक्ष, उस समिति का अध्यक्ष प्रमुख सचिव या सचिव होंगे, और तीसरा जो है राज्य स्तरीय संप्रेक्षा समिति, जहाँ पर बड़े घोटाले होते हैं, गबन घोटालों के जो गंभीर मामले होते हैं वो जाते हैं राज्य संप्रेक्षा समिति के पास। उसके मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस समिति का गठन क्या है, और इसके पदेन सचिव जो सदस्य सचिव हैं वो हैं निदेशक ऑडिट। तो विगत 5-6 साल से इसकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई है, जबकि इस 5-6 साल में इस राज्य के सबसे चर्चित घोटाले के रूप में 600 करोड़ का उधम सिंह नगर में चावल घोटाला उजागर हुआ। चावल घोटाले का
की जांच पड़ताल के लिए सरकार ने पहले एसआईटी गठित करी। एसआईटी ने 600 करोड़ का घोटाला बताया। फिर उसके बाद उसमें स्पेशल ऑडिट करवाया गया। स्पेशल ऑडिट द्वारा भी एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार 600 करोड़ की गबन की घोटाले की पुष्टि की और वो रिपोर्ट शासन को सौंप दी। लेकिन तब से आज तक वो रिपोर्ट फाइलों में धूल फांक रही है। ऐसे ही अन्य तमाम विभागों की जो स्पेशल रिपोर्ट है, अन्य सामान्य रिपोर्ट हैं, उनमें करोड़ों की अनियमितताएं, गबन घोटाले तमाम हैं। लेकिन उनमें उनकी आपत्तियों के निस्तारण के लिए जो एक ऑडिट एक्ट में जो व्यवस्था दी गई है, उसके निस्तारण के लिए समितियों का बैठकें ही नहीं हो पा रही हैं। तो कौन बैठक कराएगा? कौन, किसको फुर्सत है उन आपत्तियों को पढ़ने की, उन आपत्तियों के निस्तारण के लिए करस्पॉन्डेंस करने की? कोई मतलब ही नहीं। सब हवा ही चल रहा है। तो एक तो इसका इफेक्ट ये पड़ रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि जो एक तो इस डिपार्टमेंट में पहले तो स्ट्रेंथ बहुत कम थी। पिछले साल 55 करीब बिल्कुल स्ट्रेंथ इसकी बहुत कम हो गई थी, लगभग 40 की स्ट्रेंथ रह गई थी। लेकिन पिछले साल जो अन्य विभागों के जो आंतरिक लेखा परीक्षक हैं वो यहाँ पर आ गए हैं अब, और 55 ऑडिटर्स की नियुक्ति पिछले साल हुई। उसके बाद इस समय थोड़ा स्ट्रेंथ सही हुई है, अदरवाइज स्ट्रेंथ भी बड़ी स्थिति खराब थी। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को चाहिए कि ऑडिट जैसे महत्वपूर्ण विभाग के निदेशक के पद पर ऐसे अधिकारी की तैनाती करें जो ऑडिट कार्य के प्रति रुचि रखता हो और ऑडिट कार्य को और कार्य प्रणाली को समझे, परखे, और फिर जैसे समझे परखे तो उसको कार्य रूप देने के लिए उसको समय दिया जाए। ये ऐसे जो संख्या जैसे हटाया जा रहा है, एक महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, एक साल में जो संख्या अधिकारी को हटाया जा रहा है, वो राज्य हित में कतई नहीं है, विशेष रूप से ऑडिट जैसे महत्वपूर्ण विभाग के लिए। तो आगे इस पर जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी अपडेट होगा, उसे आप सबके साथ साझा किया जाता रहेगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेक जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।